क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ LC and R in LCR circuit। या सीरीज बोलना जरूरी है, अगर हम सीरीज नहीं बोलेंगे तो ये पैरेलल में भी हो सकते हैं। सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। सूर्यांश, यशवर्धन को कॉल कर दो क्लास के लिए। सूर्यांश बेटा आ जाओ, यशवर्धन का नंबर नोट करो इसमें और कॉल कर दो जरा। और इसकी वैल्यू दे रही है 4 मिली हेनरी। यशवर्धन एक बच्चा है, उसका कॉल कर दो 4 मिली हेनरी, या मुझे दे दो कॉल लगा के, यशवर्धन करके होगा। 40 पिको फेरेड होगा एंड 100 ओम रिस्पेक्टिवली मतलब इसमें इसमें जो L की वैल्यू है, L के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 4 मिली हेनरी है, ये 40 पिको फेरेड है। और इसमें द क्वालिटी फैक्टर बताना है। क्वालिटी फैक्टर शायद मैंने अभी बताया नहीं आपको, पिछली क्लास में क्वालिटी फैक्टर ही बताना था मुझे, तो इसने क्वालिटी फैक्टर, तो आप लिख लीजिए जरा, क्वालिटी फैक्टर बताना है। गुड आफ्टरनून यशवर्धन, क्लास अटेंड करो बेटा, एसी क्लास चल रही है, एसी की। अच्छा, पासपोर्ट ऑफिस, ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, आज पासपोर्ट ऑफिस में काम करवा लीजिए, ठीक है। ये मैं रिकॉर्डिंग, हाँ आई विल शेयर यू टू रिकॉर्डिंग, ओके बेटा, ठीक, ओके। तो ये क्वालिटी फैक्टर लिख लीजिए क्वेश्चन, बट आप क्वालिटी फैक्टर को कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर के बारे में शायद मैं बताने जा रहा था, बट कल की क्लास ओवर हो गई थी। क्यू फैक्टर निकाल लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसके बाद बता देना क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर बताना है, इसका क्या होगा, ठीक है। अब चलिए क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं, कि क्वेश्चन नोट किए रहना, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। तो क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने, हटा दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया था बच्चों? यस सर। तो क्वालिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए जरा, क्या है। हमने बताया था जब रेजोनेंस होता है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है रेजोनेंस में। तो आई का अगर हम लोग ओमेगा के साथ ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ यूं आता है ऐसे, यानी इस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होता है, और ये ओमेगा आर कहलाती है, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ये रेजोनेंस कहलाएगा। अगर मैं इसका जेड का ग्राफ खींचूंगा, जेड क्या है, इम्पीडेंस का ग्राफ खींचूंगा ओमेगा के साथ, तो जेड का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि ओमेगा, उसी ओमेगा आर पर जेड की वैल्यू क्या होती है, लोएस्ट होती है, और जेड की जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यानी जेड की जो मिनिमम वैल्यू होती है रेजोनेंस पर, वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। और पावर के लिए अगर मैं ग्राफ खींचूं तो पावर का भी बिल्कुल एज एट, पावर का और करंट का सेम ही आता है, जैसे पावर का होता है वैसे करंट का होता है, इस तरीके से ही आता है, सेम ही आता है, लगभग लगभग सेम ही है। यानी रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम होती है। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताई थी 1/√LC, इसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इस पे जो पावर होती है मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पावर होगी, P मैक्स होगी। और यहाँ पर जो पावर होगी, दो फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने कल बात करी थी इसकी, ओमेगा 1 ओमेगा 2 की, जिसको हम लोग लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 को बोलते हैं लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर पावर जो होती है मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाती है, इसमें मैक्सिमम पावर की हाफ पावर हो जाती है, इसकी हम इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 को। तो इन्हीं पर हम लोग क्वालिटी फैक्टर की बात कर रहे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ बोलिए बेटा। तब प्योर एडी सर्किट सर एक्चुअल में लाई नहीं करता है क्या? क्या प्योर, क्या प्योर जो एडी सर्किट होता है वो रियलिटी में नहीं होता है ऐसा कुछ? मैं समझा नहीं, प्योर कौन सा सर्किट? प्योर एलसी सर्किट, एलसी सर्किट। एलसी सर्किट,
वो ये रियलिटी में एक्सेस नहीं करता? करता है एलसी सर्किट, प्योर एलसी सर्किट वहां होता है जहां हम लोग डोरबेल की अलार्म में यूज करते हैं ना ये, तो वहां पे एलसी सर्किट यूज होता है बेटा, जहां पे डोरबेल की अलार्म होता है ना, वहां पर हम लोग एलसी सर्किट को यूज करते हैं, है ना। एग्जिस्ट करता है, क्यों नहीं करता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो अगर हमारे पास करंट, क्वालिटी फैक्टर की मैं बात करूं, तो क्वालिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि जिसका ज्यादा जितना बड़ा पीक होगा, पीक जितना ज्यादा ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका क्यू वैल्यू, इस वाले का क्यू वैल्यू ज्यादा होगी, क्यू वैल्यू ज्यादा, क्यू वैल्यू का मतलब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा इसका, इसका हाई होगी इसकी, हाई। और नीचे वाले की जो क्यू वैल्यू होगी ये इसकी, इसका क्यू वैल्यू लो होगी। यानी कि क्यू वैल्यू जो एक तरह से देखा जाए तो वो बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होता है, लिख लीजिए जरा। और क्वालिटी फैक्टर जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, लिख लीजिए। क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू वैल्यू रिप्रेजेंट, क्वालिटी फैक्टर, इसको क्यू फैक्टर बोलते हैं इसको हम। क्वालिटी फैक्टर रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेंथ, गुड क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ, सिग्नल क्वालिटी की स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। गुड क्वालिटी स्ट्रेंथ बता दो, गुड क्वालिटी, क्वालिटी सिग्नल स्ट्रेंथ को बता दे, गुड क्वालिटी सिग्नल स्ट्रेंथ। अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, अच्छा होगा, ज्यादा हाई होगा, ठीक है। और एक तरह से कह सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर जो है वो शार्पनेस, शार्पनेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, शार्पनेस, शार्पनेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शार्पनेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा शार्पनेस होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ज्यादा। शार्पनेस का मतलब क्या है, ये पॉइंटेड होगी, ये कौन, ये पॉइंटेड होनी चाहिए। तो क्यू फैक्टर जो होगा वो डिपेंड करता है, और क्यू फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो लिख लीजिए। क्यू फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो होता है ओमेगा आर एल अपॉन आर, ये होता है। यानी कि रिजोनेटिंग मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एट रिजोनेंस, क्या लिख देना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू एट रिजोनेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है एट रेजोनेंस डिवाइडेड बाय, रेजोनेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे, यानी इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बैंडविड्थ जो होता है, बैंडविड्थ जो होती है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो बैंडविड्थ होगी वो सार, यानी ये कह सकते हैं यहाँ आप यहीं पे लिख दो, शार्पनेस की डायरेक्टली होगा और बैंडविड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये लॉ है। और क्वालिटी, सर ये, हाँ बोलिए। सर ये इंडक्टिव रेजोनेंस क्या है सर? इंडक्टिव रेजोनेंस नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। यानी कि जो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, इंडक्टिव की रेजिस्टेंस को एक्सएल बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। अगर मैं इसको रेजोनेंस में लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा आर एल, जहां पे ओमेगा आर को बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में होता क्या है, एक्सएल और एक्सी सेम हो जाते हैं। जब एक्सएल और एक्सी सेम हो जाते हैं तो इस केस में सर्किट क्या होता है, में करंट बहुत हाई हो जाती है और उसमें इम्पीडेंस लो हो जाता है, और इस सर्किट को हम लोग रेजोनेटिंग सर्किट बोलते हैं। और जिसमें हमने करंट का ग्राफ ऐसे आता है, इम्पीडेंस का ग्राफ ऐसे आता है, पावर का ग्राफ ऐसे आता है। और क्वालिटी फैक्टर क्या है, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को बताते हैं। तो आप बोल सकते हो कि क्वालिटी फैक्टर इज ए पैरामीटर यूज्ड इन रेजोनेंस, resonating circuit which provide the quality factor, which provide the quality of good quality strength signal, ऐसा कह सकते हैं। गुड क्वालिटी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है क्वालिटी फैक्टर। जितना ज्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा वो सिग्नल उतना अच्छा माना जाएगा। और बैंडविड्थ के साथ कैसे रिलेट करता है क्वालिटी फैक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, शार्पनेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी शार्पनेस और बैंडविड्थ में भी इनवर्स रिलेशन होता है।
लेकिन क्वालिटी फैक्टर का ये है आपस में रिलेशन, और इसका क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा आर एल अपॉन आर, यानी ओमेगा आर की अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा, ओमेगा आर की वैल्यू 1/√LC होती है, और ऊपर क्या है L/R। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये और भी अच्छे से रिजल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा देखिए, ऊपर का L है, नीचे √L है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर √L बन जाएगा, और नीचे नीचे √C है ही, नीचे √C है, और ये 1/R, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी बन गया। तो चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लिखो, लेकिन इसको याद करना आसान नहीं है। मैं तो आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा आप ये याद कर लीजिए, ओमेगा आर एल अपॉन आर, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इससे आप निकाल लेना। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था, तो अब उस क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा क्या है। इसको हटा दूं क्या, बोलिए। इसको क्वालिटी फैक्टर समझ आ गया सभी को? मतलब ये शार्पनेस के शार्पनेस को इंडिकेट करता है क्वालिटी फैक्टर। जितना शार्पनेस होगी सिग्नल उतना अच्छा होगा। हटा दूं इसको, बाकी बच्चों समझ लिया सभी ने? आशी, सारस्वत, आरुषि, चिराग, यस सर समझ। ओके। अब इस पे जो क्वेश्चन Yes, sir. हाँ क्वेश्चन दिया था उसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर क्या होना चाहिए, क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन दिया था, मैं डाटा फिर से लिख देता हूँ। LCR जो दे रखा है, एक बार मैं लिख दूं क्या दोबारा वैल्यूज? L की 10 वैल्यू की पावर 6 है क्या? क्या? 10 की पावर 6 है आंसर। इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं मैं लिख देता हूँ। ए ऑप्शन में लिखा है इन्होंने 10,000 दिया है, ए ऑप्शन में 10,000 दिया है, बी ऑप्शन में जो दिया है 100 दिया है, और सी ऑप्शन में दिया है 1000 दिया है, और डी ऑप्शन में दिया है 10 दिया है। इनमें से आंसर है 10 की पावर 6, तो कोई आंसर नहीं है। आपने कुछ पावर में गड़बड़ कर दी क्या? एल की वैल्यू दे रखी है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, 4 मिली हेनरी दे रखा है एल, और सी दे रखा है 40 पिको फेरेड। पिको का मतलब तो जानते हैं अब क्या होता है, 10 टू द पावर कितना होता है पिको? सर -12 होता है ना? -12, सही कह रहे हो, है ना। और ये 100 है। अब एक बार फिर से सिंप्लीफाई करिए जरा, और इसमें रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी तो आपको निकालनी पड़ेगी ना, 1/√LC। ओमेगा आर की वैल्यू तो √LC 1/√LC होती है ना। अब जरा सिंप्लीफाई करिए, इसका आंसर आ रहा है बी, आ रहा है 100 आ रहा है। सेकेंड आंसर है इसका, चेक करिए क्या बाकी लोगों ने आंसर निकाला क्या? आरुषि, आशी, आप आंसर बताइए, 100 आ रहा है इसका? सारस्वत, आवाज आ रही है मेरी? माइक का कुछ इशू है सारस्वत का? आप लोग कम से कम लिख के बता सकते हैं, यस मैसेज लिख के टाइप करके बता सकते हैं अगर माइक में इशू है तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आ गया चिराग, बी ऑप्शन आ गया क्या? यस सर आ गया। पावर में दिक्कत हो गई सर थोड़ी। अच्छा अच्छा, एक बार मैं करके दिखाऊं क्या? ओमेगा आर नहीं एल, सर। एक बार कर देता हूँ फिर भी। ओमेगा आर एल अपॉन आर, इसका वैल्यू मैंने ये भी लिखा था 1/R √L/C, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। सर ये आपकी स्क्रीन रुकी हुई है सर। है बेटा? सर आपकी स्क्रीन रुकी हुई है सर। कुणाल बोल, क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दे रहा है। कुणाल क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रहा आपकी स्क्रीन रुकी हुई है सर। मेरी स्क्रीन रुकी है, तो बाकी बच्चों को भी स्क्रीन रुकी नजर आ रही है कि मेरी? बाकी जब बच्चों बाद में राइट तो दिख नहीं रहा, जब आपने पहले राइट किया बस वही आ रहा है, बाकी नया जो आप राइट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा। अच्छा, जो नया Yes, sir. राइट कर रहे हैं वो नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यस एक काम करें, मैं बोर्ड पे लिखूं क्या? बोर्ड पे, एक मिनट बोर्ड पे लिख देता हूँ। बोर्ड वाला दिखाई दे रहा है? बोर्ड, इसको हम शेयर नहीं करते हैं, बोर्ड पर लिख, बोर्ड में देख रहे हैं। बोर्ड विजुअल है? बोर्ड विजुअल है? यस सर। ओके, चलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ।
तो ये 100 ही आ जाएगा, अब तो कर ही लेना आप लोग, अब बस सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें क्या? यस सर। हाँ लिखिए, ए सीरीज आरएलसी सर्किट, एक सीरीज आरएलसी सर्किट है जिसमें आर की वैल्यू दे रखी है 15 ओम, आर इज इक्वल टू 15 ओम दिया है, और इसमें एल दे रखा है 25 मिली हेनरी। सर्किट कौन सा सर? ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट, सीरीज आरएलसी सर्किट है। आर इसमें 15 ओम और एल इसमें 25 मिली हेनरी है, एंड सी 35 माइक्रोफेरेड दे रखा है, माइक्रोफेरेड 35 माइक्रोफेरेड। तो इसमें एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो दे रखी है 100 हर्ट्ज। एसी सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी वो 100 हर्ट्ज दी हुई है। आपको इसमें बताना है पावर फैक्टर बताना है। तो पावर फैक्टर मैंने आपको बताया कि किसी भी सर्किट का अगर पावर फैक्टर लिखना है, देखिए कौन है, किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर निकालते हैं तो क्या होता है, आर अपॉन जेड होता है। जल्दी से बताइए जरा पावर फैक्टर की वैल्यू, ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको। पावर फैक्टर की वैल्यू बतानी है, कौन है? व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर आर अपॉन जेड होता है। मेन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके इसको आंसर देना है। किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर आर बाई जेड होता है, तो और आरएलसी सर्किट का जो जेड होगा वो तो आपको पता ही होगा, जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो एक्सएल एक्सी अलग से निकाल लेना आप, एक्सएल की वैल्यू अलग से निकालोगे क्या आएगा, ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई एफ इंटू एल, एल कितना रखेंगे 25, एफ की वैल्यू 100 रख देंगे, 2 पाई एफ पहले लिख देते हैं इसको, 2 पाई एफ इंटू एल, ये हो जाएगा 2 पाई और एफ 100 हो गया, और 25 ये हो गया 25 मिली का मतलब हो गया 10 टू द पावर माइनस 3। इसको पाई के टर्म में लिखना लिख लेना। हो सकता है कि पाई के 22/7 रखने पे क्या इजी सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा, पाई की वैल्यू तो रखनी पाई रूट से निकल आएगा बाद में जाके, आई है। मैं कहा तो पाई को रखे हैं तो लास्ट में निकल आएगा वो अपने आप ही रूट से। अच्छा, तो इसके ऑप्शंस में दे देता हूँ, ऑप्शंस आप, क्वालिटी पावर फैक्टर जो होता है ना वो 1 और 1 से कम होना चाहिए, तो आर बाई जेड से आ जाएगा। तो इसका आंसर लिख लीजिए, आंसर इसका आ रहा है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 0.25 दिया है। एक बार देख लीजिए करके, cos फाई की जो वैल्यू आएगी उसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो 0.25 दे रहा है ये, एक बार कर लेना जरा सॉल्व करके। और एक्सएल की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और एक्सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, एक्सी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ओमेगा से, 1 1 अपॉन अपॉन ओमेगा। ओमेगा 2 पाई एफ इंटू सी, बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है। एक क्वेश्चन और लिखिए, क्योंकि मेन क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि सर्किट तो सारे समझ आ गए, लेकिन जब तक क्वेश्चंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको, मेन वही है। तो हटा दो, इसको कर लेना आप लोग, आंसर इसका 0.25 आ रहा है, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना सभी। हटा दूं? यस सर। एक और लिखिए क्वेश्चन, अब मैं मिक्स करके देता हूँ, इसके बाद हम आपको बताएंगे चोक क्वाइल। तो ये क्लास थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि ये पूरा एसी आज मैं खत्म करूंगा। इसके बाद वो भी बताऊंगा, ट्रांसफार्मर भी बताऊंगा। तो इसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी, मतलब ये एसी आज खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट जल्दी, एक कॉइल ऑफ 200 ओम, एक कॉइल ऑफ 200 ओम रेजिस्टेंस
एक कॉइल है जिसका 200 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है कॉइल का, एंड सेल्फ इंडक्टेंस जो दे रखा है, सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू 1 हेनरी, 1 हेनरी दे रखा है सेल्फ इंडक्टेंस, has been connected to AC, has been connected to AC। सर ये सेल्फ इंडक्टेंस कितना दिया है सर? ये सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी दे रखा है, 1 हेनरी। इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है 1 हेनरी। 1 हेनरी दे रखा है, इसका 200 ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 200 ओम दे रखी है, और सर्किट में कैपेसिटेंस नहीं है, ये सर्किट में सिर्फ एल और आर है, एल आर सर्किट वाला है। मैं अब मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। तो इसमें कनेक्टिव सोर्स, और सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, एसी सोर्स कनेक्टेड टू एसी और फ्रीक्वेंसी, एसी फ्रीक्वेंसी की जो फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है वो दैट इज दे रखी है 200 अपॉन पाई। देखो 200 अपॉन पाई नीचे देने का मतलब यही है कि ताकि वो कैलकुलेशन इजी हो जाए। 200 अपॉन पाई हर्ट्ज दे रखा है, मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी दे दी इसने। तो आपको बताना है फेज डिफरेंस, बताना है फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वी और आई के बीच में फेज डिफरेंस बताना है। बताइए जरा, इसके तरीके मैंने लिखवा रखे हैं आपको फेज डिफरेंस निकालने का। आप मुझे सिर्फ फॉर्मूला बता दीजिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा फेज डिफरेंस निकालने के लिए। हालांकि cos फाई का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पावर फैक्टर से भी फेज डिफरेंस निकाला जा सकता है, क्योंकि चाहे cos फाई की टर्म, लेकिन tan फाई की टर्म में भी फेज दे सकते हो, cos फाई की टर्म में भी फेज डिफरेंस दे सकते हो। और इसमें मुझे बताइए, जैसे एल आर एल सर्किट है, आर है और एल है, तो इसमें मुझे बताइए कि वोल्टेज और करंट में कौन लीड करेगा। अगर मैं करंट यहाँ से, करंट तो दोनों में सेम ही रहेगी, यहाँ पे जो वोल्टेज ये होगा, इसमें वोल्टेज करंट के साथ लीड करेगी या करंट लीड करेगा वोल्टेज के साथ। इसका फेसर डायग्राम बनाइए, फेसर डायग्राम से कंफर्म पता चल जाएगा। बीएल कहाँ होगा, बीएल ऊपर होगा, और बीआर कहाँ होगा, बीआर इधर होगा। तो बीएल और बी, और जहां बीआर होता है वहीं पे आई भी होता है, तो इन बीएल और बीआर का रिजल्टेंट वोल्टेज कहाँ बनेगा, इधर। तो ये 5 फेज ये कहलाएगा ये। तो वोल्टेज लीड करेगा 5 फेज, अंडरस्टैंड। जब भी इंडक्टिव रेजिस्टिव सर्किट होता है ना, तो वोल्टेज लीड करता है। अगर ये कैपेसिटिव रेजिस्टिव होता तो करंट लीड करती, बट इसने लीडिंग और लैगिंग नहीं पूछा, इसने फेज पूछा है। हालांकि पूछ सकता था, वो आपसे करंट का एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है। जब इतना सब कुछ दे रखा है तो हो सकता है वो करंट का वैल्यू भी पूछ ले आपसे, करंट की एक्सप्रेशन भी पूछ ले। तो फेज डिफरेंस निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, बताइए जरा। अब तो डायग्राम भी बना दिया हमने, बोलिए। थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स किया करिए, ताकि मैं, जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स करोगे मैं उतना फास्ट आपको पढ़ा पाऊंगा, उतनी जल्दी जल्दी बता पाऊंगा। हाँ बोलिए। tan फाई बराबर बीएल बाई बीआर लगा देंगे। हाँ tan फाई बराबर लगा देंगे ये बीएल बाई बीआर, बीएल बाई बीआर, यस बिल्कुल ठीक है। और बीएल की वैल्यू क्या होगी, आई एक्सएल, और ये होगा आई आर, तो आई साइड कट जाएगा, एक्सएल अपॉन आर भी लिख सकते हो उसको। तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एल, और आर की वैल्यू आर रहेगी। तो बस इसको निकाल लो, ओमेगा की वैल्यू क्या है 2 पाई एफ इंटू एल अपॉन आर। जल्दी से निकाल के बता दीजिए जरा क्या है, क्योंकि इसमें डाटा इजीली सॉल्व कर लोगे आप, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा पाई के टर्म में दे रखे हैं ना। तो जल्दी से बता दीजिए क्या है। tan पाई की वैल्यू इसमें इन्होंने दे रखी है 2 आ रही है, 2 आ रहा है क्या आंसर, देखो यार 2, tan पाई इक्वल टू 2 आ रहा है क्या, tan पाई इक्वल टू 2। ये 2 आ रहा है। हाँ तो 2 आ रहा है, तो इसको हम लोग, इसको अगर हम एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं होगी तो हम इसको ले सकते हैं पाई इक्वल टू tan इनवर्स 2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स 2, क्योंकि इसकी टेबल हम लोगों को पता नहीं होती ना, जिसकी टेबल पता ना उसको इनवर्स में डाला जा सकता है। तो क्लियर एवरीबॉडी, कुणाल क्लियर हो गया, आशी, आरुषि, सरस्वत क्लियर, यस सर। ठीक है। आया सर। आपको आया नहीं समझ में बेटा, फॉर्मूला अप्लाई किया है और आपने तो शुरुआत से ही अटेंड करी क्लास, तो क्यों नहीं आ रहा है समझ में। tan पाई बराबर इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में
परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया है, ये क्या होगा, BL IXL होगा, XL की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा L होगी। आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, आप इसको समझते रहना, जब आपको ड्रॉपर में कराएंगे तब एक बार ड्रॉपर वाली बैच में भी देख लेना। अभी एक्चुअली इसलिए करा रहे हैं ताकि पहले से थोड़ा थोड़ा पता रहेगा, जो आपको ड्रॉपर में चीजें बताएंगे ना ये, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए अभी जितना आ रहा है आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। यस सर। तो चिंता मत करो, लेकिन कोशिश किया करो, दिमाग लगाया करो पूरा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ, अभी पहले एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ। पावर क्या होता है, राइट डाउन इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट। इसके बाद क्वेश्चन करा दे, राइट डाउन इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट। एवरेज पावर को मीन पावर भी बोलते हैं, एक ही चीज है, मीन पावर ऑफ एसी सर्किट। तो क्या होता है इंस्टेंटेनियस पावर? देखिए, पावर तो सभी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, उसको पावर बोलते हैं। जब किसी भी एसी में अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो इंस्टेंटेनियस पावर कहलाती है, यानी सिंपल है। और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या होगा, अगर वो कोई जनरल सर्किट में ड्रिल करना चाहूँ तो जनरल सर्किट में अगर मैंने वोल्टेज साइन ओमेगा टी माना है, V नॉट साइन ओमेगा टी माना है, तो करंट को क्या मानोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी, या तो प्लस फाइव मानोगे या माइनस फाइव मानोगे। अरे बोलो ना यार, मेरी बात समझ आ रही है? या तो फेस एंगल प्लस फाइव मानोगे या माइनस फाइव मानोगे। अब फेस तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर फेस जीरो है तो ये सर्किट कौन सा होगा बताओ? अगर फेस जीरो है तो सर्किट का नेचर कैसा होगा? फेस एंगल जीरो है तो सर्किट कौन सा होगा, बोलिए कौन सा सर्किट हो सकता है, जल्दी बताइए। ओनली रेजिस्टिव, कौन सा? ओनली रेजिस्टिव सर्किट होगा। कैसा होगा? रेजिस्टिव सर्किट होगा अगर फेस एंगल जीरो होगा। गेटिंग माय पॉइंट? फेस एंगल जीरो तो कौन सा सर्किट? ओनली रेजिस्टिव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। यस सर। हाँ ठीक है, तो अब देखिए, सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट होगा। अगर मान ली बताइए, अगर फेज एंगल 90 होगा, प्लस माइनस 90, तो सर्किट कैसा होगा, बोलिए क्या सर्किट होना चाहिए? सर अगर प्लस है तो फिर होता है 90 हो है, बस प्लस माइनस छोड़िए, 90 है तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है? प्लस माइनस का तो ये, प्लस माइनस में तो लेट मी फिनिश। प्लस माइनस से तो ये है कि वोल्टेज लीड करेगा या करंट लीड करेगी, या ये है प्लस माइनस। बट मुझे बताइए सर्किट का नेचर क्या हो सकता है, बताइए। सर कैपेसिटिव है इंडक्टिव? कैपेसिटिव रेजिस्टिव भी हो सकता है। कैपेसिटिव रेजिस्टिव नहीं, सॉरी, कैपेसिटिव होगा, ओनली कैपेसिटिव होगा, या ओनली इंडक्टिव होगा, ओनली कैपेसिटिव या ओनली रेजिस्टिव, और सॉरी ओनली सर ऐसे होगा, इंडक्टिव ही होगा। इंडक्टिव ओनली, या इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव दोनों। एम आई राइट? यस सर। हाँ, तो अगर फेस एंगल 90 है तो ये नेचर हो सकता है, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस होगा या सिर्फ इंडक्टेंस होगा या सिर्फ या दोनों होंगे, एल और सी दोनों होंगे, लेकिन आर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब तीसरी बात, अगर फेस एंगल फाई की वैल्यू अगर 0 90 के अलावा कुछ है, मतलब 0 नहीं है ना 90 है, LCR। हाँ, तो LCR भी नहीं, ऐसा नहीं LCR हो, इसमें RC भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, RC भी हो सकता है, RL भी हो सकता है, RLC भी हो सकता है। बोलो, मतलब ये यस सर। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी। R होगा जरूर, R जरूर रहेगा, और बाकी R के साथ C हो सकता है, R के साथ L हो सकता है, R के साथ LC दोनों हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। बाकी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बाकी
आशी बेटा रिस्पॉन्स करो यार, अच्छा नहीं लगता कि एक ही बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है। आरुषि आप भी रिस्पॉन्स करो, है ना, तो रिस्पॉन्स किया करिए। तो ये है, तो हटा दो इसको। तो अब मैं क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस पावर की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगी, बी आर एम एस आई बी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना प्रॉपर फेज के साथ और उसको सॉल्व कर लेना। दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर, जो टाइम के साथ चेंज होती है। जिस टाइम पे ऐसे इरेज मत कीजिए। हाँ, जिस टाइम पे पूछा जाए उस टाइम पर हमें वो लिख देनी है। नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। हाँ, अब देखो, अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर को ध्यान में रखूं तो यहाँ पर आपको दो तरह की पावर मिलेगी। एक तो होती है वाटलेस करंट होती है एक। अगर मैं इसमें एक बात करूँ एवरेज पावर में बताऊं तो वहां पे दो तरह की करंट मिलेगी आपको। एक तो रियल करंट मिलेगी, एक वर्चुअल करंट मिलेगी। अब वर्चुअल रियल करंट का क्या मतलब है, देखिए जैसे अगर हमने करंट को भी फेजर डायग्राम के साथ बनाया है, करंट का को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो अगर देखा जाए तो करंट, देखो जब भी हम लोग सर सर्किट, बताते क्यों है? मैं बताता हूँ पूरी बात बताता हूँ। देखो जैसे मान लो हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास इंडक्टेंस है, हमारे पास कैपेसिटेंस है और ये हमारा एसी है। अगर करंट यहाँ से जा रही है तो जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होगी, वही करंट इसमें होगी। बट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर जो करंट का रेजिस्टेंस की ज्यादा, ये जो करंट होगी ये रियल करंट होगी इसमें, लेकिन यहाँ पे जो करंट होती है इन दोनों में वो करंट का फेस होता है। मतलब कहने का मतलब है वो वर्चुअल करंट होती है। इसमें जो करंट रहेगा तो मैग्नीट्यूड वही, लेकिन वो करंट का क्या होता है, वर्चुअल फॉर्म होता है। वर्चुअल फॉर्म मतलब हम ऐसे बता सकते हैं कि अगर हमारी करंट आई है तो आई का अगर मैं फेस के साथ दिखाना की बात करूं तो आई को दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। करंट को दो पार्ट में रिजॉल्व करें, आई कॉस फाइव और ये बन जाएगा आई साइन फाइव। तो ये आई यहाँ पे कौन सी करंट है, आई यहाँ पे आरएमएस करंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है। तो एक तरह से क्या होगी, आई आरएमएस कॉस फाइव और ये हो गई आपकी आई आरएमएस साइन फाइव। तो जरा ध्यान देना, जब करंट आपकी इससे पास होगी तो वो क्या करता है कि वर्चुअल करंट बन जाती है। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है पहले से ही कि जो सर्किट में एल और कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सएल एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्ससी, ये दोनों क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट माने जाते हैं। और रेजिस्टेंस में जो करंट होती है, हम लोग जनरली अभी जो करंट दिखा रहे थे वो रियल करंट ही दिखा रहे थे। जो आई और आर को हम लोग सेम फेस में दिखा देते हैं ना, जीरो, वो रियल करंट होती है ना। लेकिन इसमें जो करंट होती है वो ये वाली करंट होती है, आई साइन फाइव वाली करंट होती है। मतलब वर्चुअल करंट का फॉर्मेट होता है। ओके, तो कह सकते हैं ये जो करंट है आई, यहाँ से जो हम लोग आई आरएमएस दिखाते हैं, ये इसका जो cos फाइव वाला टर्म होता है वो वाला होता है। ये रियल पार्ट इनसाइड होता है करंट का, है ना। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि करंट के दो पार्ट होते हैं आरएमएस वैल्यू के, एक cos फाइव वाला टर्म होता है, एक साइन फाइव वाला टर्म होता है। जो साइन फाइव वाला टर्म होता है वो करंट इसमें होती है, वो एक्चुअली आपको डायरेक्ट बताता नहीं है कोई, लेकिन सच में यही बात है कि इसमें जो करंट का जो है वो साइन फाइव के साथ होगी। इसमें वाट, इस करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। इस करंट में पावर नहीं होती, याद रखना। साइन फाइव की रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो ये अब देखना रेजोनेंस में अगर देखा जाए तो फाइव साइन फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर फाइव की वैल्यू जीरो होगी तो साइन फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो नहीं हो जाएगी। इस करंट की वैल्यू Yes, sir. जीरो हो जाती है। तो ये वाटलेस करंट कहलाती है, इसको बोलते हैं लोग वाटलेस करंट। वाटलेस करंट बोलते हैं, यानी कि इस करंट में कोई पावर नहीं होता। साइन फाइव वाली करंट में कोई भी पावर नहीं होता, इसलिए इसको वाटलेस करंट बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज वाटलेस करंट, तो आप बोलेंगे करंट का जो साइन का जो कंपोनेंट होता है वो वाटलेस करंट होता है, वो पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करता। अभी मैं पावर, एवरेज पावर की एक्सप्रेशन लिखूंगा
तो अभी एवरेज पावर को हम लोग ड्राइव करेंगे, एवरेज पावर की वैल्यू आएगी VRMS IRMS cos phi आएगी। तो आप देखो ना इसमें IRMS cos phi आया, लेकिन IRMS sin phi तो नहीं आया ना। तो हम कह सकते हैं Yes, कि sir. एवरेज पावर में जो करंट का कंट्रीब्यूट करता है वो RMS cos phi कंट्रीब्यूट करता है, RMS sin phi कंट्रीब्यूट नहीं करता, इसलिए इसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। और ये क्या है, वॉटिव करंट है, इसको वॉटिव करंट बोलते हैं। IRMS cos phi बोलते हैं वॉटिव करंट, यानी ऐसी करंट जिसमें पावर हो उसको वॉटिव करंट बोलते हैं। और ये पूरा एवरेज पावर है, दिस इज कॉल्ड एवरेज पावर। तो ये जो है ध्यान रखने वाली बात है कि जब इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट पास होती है तो वो वर्चुअल करंट मानी जाती है, उस वर्चुअल करंट को IRMS sin phi बोलते हैं। तो लिख लीजिए इस चीज को, व्हेनेवर करंट पास, हालांकि तीनों सीरीज में एक तरह से मैग्नीट्यूड समान होगा, लेकिन इसमें जो होगा वो वर्चुअल करंट मानते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, तो एवरेज पावर तो का, सर हाँ बोलिए। फेज डायग्राम की जरूरत क्या पड़ती है सर? फेज डायग्राम की जरूरत क्या है रे किसकी, क्या सर? फेजर डायग्राम की जरूरत क्यों पड़ी सर? फेजर डायग्राम की डायग्राम की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि आपको समझाया जा सके, किसी को बताया जा सके कि वर्चुअल जो पैरामीटर होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर जो होते हैं, ये एक्चुअली अगर मैं फेजर डायग्राम नहीं बनाता तो क्या एक ही लाइन में मुझे ये चीज समझाने में मुश्किल हो जाती, या किसी भी साइंटिस्ट को समझाने में मुश्किल हो जाती कि वोल्टेज और करंट में फेज एंगल क्या हो रहा है, कि सेम फेज में, हालांकि यहाँ सेम फेज नहीं होता है। जब भी आपने देखा कि जब भी सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ साथ कुछ इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, तो वहाँ वोल्टेज जो होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज, वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस से अलग 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 होता है। तो इसलिए जरूरत पड़ी ताकि हम इजीली बता पाए, क्योंकि दो पैरामीटर यहाँ पे वर्चुअल होते हैं, है ना। इस ये पावर सेविंग डिवाइस है, ये पावर जो रेजिस्टेंस जो है वो पावर डिलीवर डिवाइस है, पावर लॉस डिवाइस है। तो एक तो पावर सेव कर, ये पावर सेव करता है, ये लॉस करता है, इसलिए यहाँ पे इससे इसकी फेजर डायग्राम की जरूरत पड़ी ताकि हम बता पाए कि फेस एंगल कब 0 हो रहा है, कब 90 हो रहा है, कब